पुलिस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम, मोदी, अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो 20 तारीख को आसमानों पे क्या दिखेगा और कैसा दिखेगा, ऐसा डाल के जीप 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 पूरा। न कहिए के इशारे वाहियात हैं ये, इनके चाहने वालों के लिए आबे हयात हैं ये। 15 मिनट का शब्द भले एक सामान्य शब्द हो, बिना अर्थ हो, लेकिन इसके भावार्थ गहरे हैं। मजहबी नफरत की भट्टी में तपाकर बनाए गए जहर की तरह, जिसको तैयार AIMIM की फैक्ट्री में जूनियर ओवैसी ने किया था कभी। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। कालांतर में यही बयान संक्षिप्त हुआ है। अब तो इशारा ही काफी है, खुलेआम इशारे हैं। ठीक वैसे ही जैसे मस्जिदों में खंडित मंदिरों के पाषाण स्तंभ, जैसे मस्जिदों की सीढ़ियों में चीन दी गई मूर्तियां, जैसे इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा इतिहास में कुचल दी गई हिंदू संस्कृति की स्मृतियां और अंश। और फिर जवाब मिलने पर भी अल्पसंख्यक बताते पीड़ित होने का धूर्त जब। ओवैसी की मजलिस मार का राजनीति यही है जो हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र में चल रही है। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे तो महाराष्ट्र में ओवैसी आखिर क्या कर पाएंगे, सवाल यही बड़ा है। इस बार पैंतरेबाजी थोड़ी अलग है, क्योंकि पिछले साल के तेलंगाना के विधानसभा चुनावों से लेकर इस बार के लोकसभा चुनावों तक ओवैसी की कट्टर कंपनी को अपनी सियासी हैसियत का अंदाजा हो चुका है। मजहबी लकीर पीटते रहने के बावजूद मुसलमानों ने इन्हें हर बार सिरे से नकार दिया है। अगर देखें तो महाराष्ट्र चुनाव में भी ओवैसी मार्का राजनीति का मजहबी फार्मूला वही है। वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को भड़काना, 3 तलाक को मुस्लिम के पर्सनल लॉ में इंटरफियर बताना, CAA पर झूठ फैलाना, हिजाब का मुद्दा मस्जिदों को खतरे में बताना, UCC पर झूठ फैलाना, उकसाना और सबसे अहम हिंदुओं से नफरत और पुलिस और कानून व्यवस्था का मखौल। मेरे को जेल रोड पुलिस स्टेशन कमिश्नरेट सोलापुर से हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने सेक्शन 168 BNSS की नोटिस दिए, मेरे को लव लेटर दिए। हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस। दामाद से बहुत मोहब्बत करते ना इन, और हम इनके भाईजान हैं। ससुरे भी है, हम उनके भाईजान भी हैं। आई लव यू। क्या पुलिस और कानून व्यवस्था कायम करने वाली एजेंसी का मखौल उड़ाकर अराजकता का बीजारोपण ओवैसी कर रहे हैं?
क्या वो ऐसे कारकुनों की फौज खड़ी करना चाहते हैं जो पुलिस को इसी तरह से हल्के मिले? क्या ओवैसी ब्रदर्स की कट्टरपंथी राजनीति का आधार ही अराजकता है? क्योंकि ऐसी ही धमकियां और ऐसी ही गिदड़भपकी ओवैसी ने यूपी चुनावों के दौरान भी दी थी। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा? तो महाराष्ट्र की राजनीति में भी पुलिस व्यवस्था का मखौल उड़ाते ओवैसी इसी सूत्र पर हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन इस बार ओवैसी ने पैंतरा बदला है। जमीन पर पार्टी की औकात का अंदाजा उन्हें बखूबी हो चला है। हिंदुत्व के असर वाले महाराष्ट्र में पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी ने कोशिश महाविकास अघाड़ी में एंट्री करने की थी, लेकिन बात बनी नहीं। उम्मीद ये थी कि ओवैसी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में एक असामान्य कार्ड खेला और पिछली बार से भी कम सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा। इस बार एआईएमआईएम ने कुल 16 ही प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जबकि पिछली बार के विधानसभा चुनावों में कुल 44 प्रत्याशियों को एआईएमआईएम ने टिकट दिया था, जबकि 2014 में 22 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। यानी इस बार अब तक के सबसे कम प्रत्याशी ओवैसी ने महाराष्ट्र के मैदान में उतारे हैं। तो क्या ये बताता है कि असदुद्दीन ओवैसी दबाव में है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दल असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में कम कैंडिडेट उतारकर ओवैसी एक तरह से कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को यह बताने की कोशिश में हैं कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है, या फिर ओवैसी की पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियों के बीच एक गुप्त समझौता हो चुका है ताकि मुस्लिम वोट बटे नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फायदा एनडीए को हो जाएगा। वैसे भी वोट जिहाद के नाम पर देवेंद्र फडणवीस महाविकास अघाड़ी को घेरते रहे हैं, जिस पर पलटकर जवाब अघाड़ी से बाहर खड़े ओवैसी देते हैं। मोदी जी की ताकत क्या है? उनको ये पता नहीं है मोदी जी की ताकत क्या है। अरे महाराष्ट्र में हम सोए हुए थे, शायद नहीं जाग पाए, नहीं समझ पाए, इसलिए हम लोगों ने गलती की और इनके वोट जिहाद को नहीं समझ पाए। लेकिन अब सोए नहीं है, अब हम जाग गए हैं, अब जाग गए हैं और जाग कर अब हम लोग इस चुनाव में वोटों का ऐसा धर्म युद्ध लड़ेंगे कि ये गीदड़ों के ध्यान में आएगा कि अब उनकी चलने वाली नहीं है, गीदड़ों को उनकी जगह दिखाकर रहेंगे। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे? बोल, कैसा हार गए तुम लोग वहां पे? कौन हराया तुमको वहां पे? मगर बोल, मकसद क्या है बीजेपी का? इनको डराओ। 75 साल पहले भी ऐसा डराया जाता था, अब वही चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से ओवैसी ने अपने कैंडिडेट्स की संख्या पिछली बार के मुकाबले घटाई है, जिस तरह से ओवैसी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बजाय सीधे निशाने पर बीजेपी को ले रहे हैं,
उससे एक बात तो साफ हो रही है कि वो इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि फिलहाल मुसलमान उन्हें और उनकी पार्टी को अपने लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पर नहीं देखते। भाईजान की टेंशन इसलिए बढ़ी है क्योंकि मौलाना इंडी गठबंधन को वोट देने की अपील कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों में ओवैसी की औरंगाबाद सीट भी चली गई थी। कांग्रेस मुस्लिमों के लिए उम्मीद बनकर उभरी है। कम कैंडिडेट उतारकर मुस्लिम वोट न बंटने देने की ओवैसी की रणनीति दरअसल कांग्रेस या इंडी गठबंधन की उन पार्टियों के लिए मित्रता जेस्चर नहीं है जो एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताती रही हैं। सच यह है कि ओवैसी ऐसा करके खुद की भद्द पिटने से बचाने और खुद को मुसलमानों का शुभचिंतक बताने की कोशिश कर रहे हैं। पर यह बात किसी से छुपी नहीं है कि ओवैसी के जहरीले संकेतों और शब्दों पर मोहब्बत की दुकान वालों की जुबान खामोश है। तो 20 तारीख को आसमानों पे क्या दिखेगा और कैसा दिखेगा? ऐसा डाल के जीप 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 पूरा सबको काट देने का। अरे अभी नो बोलेंगे अम्मा ऐसा बोले, पतंग बोल रहा हूं मैं। ये रजाकारों के वंशज हैं, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? पिछली बार के विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र में कुल 10 मुस्लिम विधायक चुनाव जीते थे, जिनमें 3 कांग्रेस के, 2 एनसीपी के, 1 समाजवादी पार्टी के और 2 एआईएमआईएम और 1 शिवसेना से है। जाहिर है महाराष्ट्र में ओवैसी के लिए मुकाबला करो या मरो का है, इसलिए वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। ओवैसी ने सिर्फ उन्हीं 16 सीटों को अपने लिए चुना है जिन पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने जिन 16 उम्मीदवारों पर दांव लगाया है उनमें 12 मुस्लिम और 4 दलित प्रत्याशी हैं। ओवैसी ब्रदर्स की कोशिश मुस्लिम दलित कार्ड को चलकर एक तरह से हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने और उसे बांटने की है। योगी के बटोगे तो कटोगे के जवाब में अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को एक होने की अपील चुनावी मंचों से कर रहे हैं। योगी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। किससे कह रहे हैं? मीडिया वालों ने कभी पूछा? आइंदा मिस्टर योगी आए तो मीडिया वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर उनसे पूछना कौन बट रहे हैं, कौन बांट रहा है, कौन कट रहे हैं, कौन काट रहा है। नरेंद्र मोदी कहते हैं एक है तो सेफ है। खैर वो सारे समाज से कह रहे हैं, ओबीसी से, वो बैकवर्ड क्लास से, सबसे कह रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई भी इलेक्शन कोड की खिलाफ वर्जी नहीं है। ठीक है भाई, अच्छी बात बोले, एक है तो सेफ है। मैं कह रहा हूं बरेलवी है, देवबंदी है, शिया है, मैमन है, खोजा है, जमाते इस्लामी के हो या अहले हदीसी हो या तबलीगी हो, कोई भी हो, एक हो तो सेफ हो। जब वो कह रहे तो कुछ नहीं, मैं कहा तो अब चलाएंगे मीडिया। महाराष्ट्र में 12% मुस्लिम मतदाता काफी अहम माने जाते हैं। मालेगांव सेंट्रल में 78.4% मुस्लिम वोटर हैं। मानखोल शिवाजी नगर में 53%, भिवंडी पूर्व में 51%, मुंबा देवी में 50.9%, भिवंडी पश्चिम में 49.5%, अमरावती में 46.5%, मुंबा कलवा में 43.7%, अकोला पश्चिम में 41.6%, बायकुला में 41.5%, औरंगाबाद सेंट्रल में 38.5%, औरंगाबाद पश्चिम में 37.5%, वर्सोवा में 33.5%, धारावी में 33.4%,
वांद्रा ईस्ट में 33.1% और कुर्ला में 30.7% मुस्लिम वोटर हैं जो जीत हार तय करते हैं। ओवैसी को लगता है कि अगर दलित मुस्लिम समीकरण ने काम किया तो एआईएमआईएम को फायदा हो सकता है, लेकिन दिक्कत यह भी है कि इसी वोट बैंक पर नजर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दूसरे दलों की भी है। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी भी एमवीए से बाहर है। पीएम मोदी हो या यूपी के सीएम योगी, दोनों ही एक हैं तो सेफ है वाले सूत्र पर फोकस कर रहे हैं। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। मोदी बोले एक है तो सेफ है। जितने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे मानने वाले हैं तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत है। और मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। तो मोदी क्या कर रहे महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मजहबी नफरत से भरी तकरीरों में जो ओवैसी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, उन्हीं ओवैसी के छोटे भाई वीर शिवाजी महाराज के कट्टर दुश्मन और हिंदू नफरत से भरे औरंगजेब की मनहूस कब्र पर औरंगाबाद में फूल चढ़ा चुके हैं। बीजेपी कहती है कि ये दरअसल कट्टरपंथी इस्लाम की वही चाल रही है जिसके दम पर उसने सदियों तक हिंदुओं को धोखा दिया। महाराष्ट्र की आबादी में 12% मुसलमान है, तो इससे 1% ज्यादा यानी 13% दलित आबादी है। ओवैसी की दिक्कत यह है कि इसी मुस्लिम दलित समीकरण पर नजर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की भी है। पिछली बार के मुकाबले कम कैंडिडेट मैदान में उतारकर भले ही ओवैसी ने इंडी गठबंधन को यह दिखाने और जताने की कोशिश की हो कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है, लेकिन सच यही है कि ओवैसी और इंडी गठबंधन का टारगेट वोट एक ही है, मुस्लिम वोटर। यही वजह है कि ओवैसी ब्रदर्स को लगता है कि 15 मिनट वाले नफरती इशारे से मजहबी मजमे को पोलिंग बूथ तक मोड़ा जा सकता है। तो क्या महाराष्ट्र में ओवैसी रजाकारों वाली राजनीति करने निकले हैं? ऐसा लगता है कि ओवैसी ब्रदर्स के 15 मिनट वाले शातिर बयानों में संकेत तो वही दिए जा रहे हैं। बीजेपी पूछ रही है कि शब्द चाहे 15 मिनट हो, लेकिन इसमें छिपा संकेत कहीं डायरेक्ट एक्शन के गंभीर अर्थों वाला तो नहीं। लेकिन इसके बाद भी राग खुद को पीड़ित बताने के ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।